नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल बीए पाठ तृतीय का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। हमने एशिया का धरातलीय स्वरूप, एशिया की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन कर लिया है। आज हम एशिया के मृदा संसाधनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मृदा का निर्माण, आखिर मृदा है क्या चीज़, मृदा का निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम, बारीक जैसे भी हैं कार्बनिक या अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। जो भी हमें नज़र आता है पृथ्वी की धरातल के जो ऊपरी परत है, चाहे वो कण छोटे हैं, मध्यम है, वो सब क्या हैं, मृदा हैं। ऊपरी सतह से मिट्टी हटाने पर प्राय चट्टान नज़र आती है। कभी कभी थोड़ी गहराई में ही चट्टान मिल जाती है, तो कहीं कहीं पे मृदा की जो लेयर है वो बहुत मोटी होती है और बहुत नीचे जाके चट्टान नज़र आती है। मृदा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा का निर्माण, उसकी विशेषता, धरातल पे उसका वितरण कहाँ पे किस प्रकार है आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यानी संपूर्ण मृदा के बारे में संपूर्ण जानकारी को हम मृदा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को, छोटे या बड़े जैसे भी हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि वो बारीक हैं या मध्यम है, वो सभी क्या हैं, सॉइल हैं अर्थात मृदा हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है। हम भौतिक भूगोल में जब पढ़ते हैं अपक्षय, अपक्षय का मतलब टूटना। कोई भी चट्टान है टूट के जब अपनी जगह गिरती है उसे अपक्षय कहते हैं। दूसरा है अपर्दन। अपर्दन का मतलब कटाव या बहने से है। वो जल से भी हो सकता है, वायु से भी हो सकता है या और किसी माध्यम से भी हो सकता है। तो अपक्षय या अपर्दन के कारकों से चट्टानों में जब विघटन होता है, उसके आगे इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद अर्थात ह्यूमस युक्त मृदा का निर्माण होता है। जब कोई चट्टान टूटती है तो उसके आसपास का उसका भौतिक वातावरण, फिर उस संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा जो चीज़ बनती है वो मृदा है। संपूर्ण पृथ्वी पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया समान नहीं है, अर्थात यह निर्भर करती है कि चट्टान की किस प्रकार की प्रकृति है, वहाँ की क्लाइमेट किस प्रकार की है। जैसी क्लाइमेट होगी, जिस प्रकार की वहाँ पे चट्टान होगी, जिसे हम पैतृक चट्टान कहते हैं, उसके अनुसार ही वहाँ पे मृदा का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया समान नहीं होती है, वरन इसमें सहभागी कारकों जैसे कि चट्टान और वहाँ की क्लाइमेट या सूरज का ताप है, उसकी प्रकृति के आधार पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भिन्नता आ जाती है, अर्थात उसमें अंतर आ जाता है एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में। एशिया महाद्वीप हमको विदित है कि बहुत विशाल महाद्वीप है, तो यहाँ पे बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यह महाद्वीप जो है वो बहुत सारी विविधताओं से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ पे विविध प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। एशिया की मृदाओं को अगर आप मैप के माध्यम से देखोगे तो इसमें एक हिस्सा आपको यूरोप का नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद एशिया है। तो इसमें टुंड्रा मिट्टी है। ये एशिया के बिल्कुल उत्तर में जो टुंड्रा क्षेत्र है, साइबेरिया का उत्तरी भाग, वहाँ पे है। उसके बाद पोडजोल मिट्टी है, काली मिट्टी है, चेस्टनट मिट्टी है, मरुस्थली मृदा है, पीली मृदा है, लाल मृदा है, पर्वतीय मृदा है। इसके अलावा जो नदी घाटी हैं जहाँ पे जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस मैप को आप देखिए अच्छे से, और आपके पास जो एटलस है उसमें भी इसको अच्छे से देखिए, फिर आप समझ पाओगे कि कौन सी मृदा कौन से क्षेत्र में है।
और जब आप इसको समझोगे तो आप ये भी समझोगे इसके साथ में कि वो वहीं पे क्यों है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट इस प्रकार की है, वहाँ की चट्टानें इस प्रकार की थी कि वहाँ पे उस प्रकार की पर्टिकुलर मृदा का निर्माण हुआ। सबसे पहले हम देखें जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदा का सामान्य वर्गीकरण। सामान्यतः मृदा का नामकरण जो है उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता और उसकी स्थानीयता, अर्थात वो कैसी है, उसमें किस प्रकार के गुण हैं, वो किस क्षेत्र में है, उसके आधार पे उसका हम नामकरण करते हैं। चूँकि एशिया महाद्वीप में जलवायु एवं वानस्पतिक विविधता तथा संरचनात्मक संश्लिष्टता के कारण मृदा में काफ़ी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार की एशिया की मृदाओं को हमने निम्न भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉडजोल मृदा। पॉडजोल मृदा जो है कहाँ पे है, किस प्रकार की है, देखते हैं। इसको हम राख मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में जीवांश पदार्थ अर्थात ह्यूमस और चूना की कमी होती है तथा अम्ल तत्वों की प्रधानता मिलती है। इसकी गहराई कम ही मिलती है, वे कणों का आकार बड़ा होता है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है। इसका विस्तार आप देखिए कि एशिया में जो यूराल पर्वत है, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच यूराल पर्वत है, वहाँ से प्रारंभ होता है और ओखोटस्क सागर तक, साइबेरिया और मंचूरिया के अंदर ये मृदा पाई जाती है पॉडजोल। इसके अलावा उत्तरी कोरिया, उत्तरी चीन, उत्तरी एल्टाई क्षेत्र में पॉडजोल मृदा मिलती है। इस मिट्टी में लोहा तत्व, पोटास खनिज के अंश मिलते हैं। तो ये हमने प्रथम प्रकार की मृदा पढ़ी। उसके बाद एशिया की मृदा में हम दूसरे देखते हैं कि पॉडजोलिक मृदा। अभी पॉडजोल पढ़ी थी, अब पॉडजोलिक। इसे धूसर राख मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा भी पॉडजोलाइजेशन की प्रोसेस से बनती है। इसमें पॉडजोल मृदा की तुलना में ह्यूमस पाया जाता है। इससे पहले हमने जो पॉडजोल मृदा पढ़ी थी उसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं था या बहुत कम था। चूना, पोटास एवं खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे यह मृदा उपजाऊ है। ये इसका वितरण एशिया में मंचूरिया के दक्षिणी भाग में, मंचूरिया का जो उत्तरी भाग था वहाँ पॉडजोल थी, लेकिन दक्षिणी भाग में और चीन और कोरिया के अंदर यह मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, पॉडजोल लेटोजोलिक मृदा है। इसे लाल पीली उपोष्ण मृदा भी कहते हैं। ऐसी मृदा का जो विकास है उपोष्ण जलवायु दशाओं में होता है। जहाँ पर्याप्त नमी मिलती है यहाँ लंबी घास एवं बड़ी वनस्पति भी पाई जाती है। ह्यूमस एवं खनिजों की पर्याप्त मात्रा इस मृदा के अंदर मिलती है। यह एक उपजाऊ मिट्टी है। एशिया में इसका विस्तार पूर्वी चीन, दक्षिणतम जापान, उत्तरी और मध्य पूर्वी भारत, इंडो चीन प्रायद्वीप और फिलीपींस के अंतर्गत मिलता है। नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी है। खूब सुनी होगी आपने, पढ़ी भी होगी। भूमध्य रेखीय उष्णार्द्र प्रदेशों में मिलती है, जहाँ उष्णार्द्र जो प्रदेश हैं जहाँ लेटेराइजेशन का प्रोसेस होता है। इन क्षेत्रों में हम देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका और दक्षिणी भारत प्रमुख हैं। इनमें उर्वरता की कमी पाई जाती है, अर्थात ये इतनी उर्वर नहीं होती। कृषि योग्य जो उर्वरता है उसका निरंतर क्या होता है, निछालन हो जाता है। इस मृदा में लौह तत्व, एल्युमिनियम और मैग्नीज के ऑक्साइड ऊपरी परतों में स्थायी रूप से जमा हो जाते हैं, जिसके कारण यह मृदा लाल और भूरी नजर आती है। इसलिए इस मृदा को उष्णकटिबंधीय लाल मृदा भी कहते हैं। रेड ट्रॉपिकल सॉइल के नाम से जानी जाती है यह मृदा। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस का लगभग पूर्णतः अभाव होता है।
इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है। नंबर 5 पे हम देखें कि चरनोजम मृदा। चरनोजम मृदा में हमने, अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेरीज घास पेटी का नाम सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये मृदा है कि पेडोकल वर्ग की है। ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होने के कारण इसका रंग काला है। ह्यूमस क्या है? जीवांश है। तो जिस मिट्टी के अंदर ये होगा उसका रंग काला होगा। कण इसके महीन है, इसे प्रेरी मृदा भी कहते हैं। इस मिट्टी की मोटाई अधिक होती है। इसको विश्व की सर्वोत्तम उपजाऊ मृदाओं में गिना जाता है। कौन सी? चरनोजम मृदा। एशिया में इस मृदा का विस्तार अर्ध शुष्क भागों में मिलता है, जिसमें साइबेरिया की स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी, अब जब क्लाइमेट पढ़ा था एशिया का तो हमने पढ़ा था कि स्टेपी तुल्य जलवायु, जहाँ समशीतोष्ण घास के मैदान थे। इसके अलावा मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी भारत आदि प्रमुख हैं। शीतोष्ण घास के प्रदेश जो कैस्पियन सागर और अरल सागर के उत्तर में स्थित हैं, यह अरल सागर है, अरब सागर नहीं है। ये कैस्पियन सागर के पास ही एक छोटा सा सागर है। वर्तमान में इसका अस्तित्व खतरे में है, अर्थात इसके अंदर जो नदियां पानी लेके आती थी उनका पानी डाइवर्ट हो गया है, तो उसकी वजह से अरल सागर सूखने के कगार पे है। तो इसके उत्तर में चरनोजम मृदा स्थित है। नेक्स्ट हम देखें नंबर 6, चेस्टनट भूरी मृदा। यह मृदा गहरे भूरे लाल भूरे रंग की होती है, जो अर्ध शुष्क दशाओं में मिलती है। स्टेपी घास क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यह मृदा चरनोजम एवं मरुस्थलीय मृदाओं के मध्य वर्ग की है। इसके अंदर भी ह्यूमस की कमी है, जबकि खनिज और चूने जैसे तत्वों की इस मृदा में प्रधानता है। यह साइबेरिया के स्टेपी मैदान की अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा उत्तरी पश्चिमी चीन के पठारी भागों में इस प्रकार की चेस्टनट भूरी मृदा पाई जाती है। नंबर 7 पे हम देखें मरुस्थलीय मृदा। इसे सिरोजेम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान, भारत, अरब, दक्षिणी साइबेरिया, मंचूरिया, मंगोलिया आदि क्षेत्रों में मिलती है। यह मिट्टी शुष्क पर्यावरण में बनती है। शुष्क पर्यावरण का मतलब जहाँ पे वर्षा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तथा उस एरिया में टेम्परेचर भी अधिक होता है। यहाँ क्या होता है? कैल्सिफिकेशन और लवणीकरण की क्रिया होती है, जिससे जीवांश का क्या हो जाता है? अभाव। अनलीच्ड अर्थात अनिच्छादित लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की परत समूह के पास बन जाती है, जो एक कठोर तय के रूप में मिलती है। ये मृदाएं यदि सूक्ष्म गठन वाली हो तो सिंचाई की बाद फसल उत्पादन में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान का थार का मरुस्थल, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो जिले हैं उन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर निकलने के बाद में भरपूर फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। वहाँ पे इस प्रकार की मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, अर्थात सिंचाई के बाद इनमें फसल उत्पादन किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी डेजर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो डेजर्ट है सबसे सघन बसा हुआ है तथा सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। इससे विदित होता है कि मरुस्थलीय मृदा में भी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। नंबर 8 एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा। जैसा कि आपको विदित है कि जलोढ़ मृदा जो है जल के द्वारा लाई गई मृदा है। उत्तर भारत के जो मैदानों में जो मिट्टी है, मृदा है, वो इस प्रकार की मृदा है। एशिया के जो विशाल नदी मैदान और डेल्टाई क्षेत्र हैं
वहाँ पे इस प्रकार की जलोढ़ मृदा मिलती है। जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों को एशिया का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न जो फसल है वो उगाई जाती है वो चावल है। और यहाँ पे जापान, चाइना, भारत, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है। एशिया में हम देखें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, यांगटिसिकांग, हांगहो, चाओप्रा घाटी, ओबे नदी की तलहटी, इरावदी, मेकोंग, मीनोम आदि नदियों में उनके जो बेसिन हैं वहाँ पे इस प्रकार की एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा में खनिज एवं अन्य तत्व परिपूर्ण होते हैं। इसकी गहराई भी अधिक होती है। वर्तमान में एशिया की जो सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र हैं वो यही क्षेत्र हैं। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। नंबर 9 पे हम देखें तो टुंड्रा मृदा है। टुंड्रा प्रदेशों में अत्यधिक शीत वातावरण पाया जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं या उनके पास के क्षेत्र हैं। इसकी वजह से यहाँ पे मृदा निर्माण काफ़ी धीमी गति से होता है। यहाँ पे ग्लेइंग की प्रोसेस होती है। इस मृदा की मोटाई कम होती है। इसका विस्तार उत्तरी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में है और यह मृदा लगभग पूरी तरीके से अनुपजाऊ होती है। नेक्स्ट, पर्वतीय मृदा। जैसा कि नाम से विदित है कि पर्वतीय जो हिस्से हैं वहाँ पे इस प्रकार की पर्वतीय मृदा पाई जाती है। एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों यानी पर्वत के ढाल और पर्वत के बीच घाटियों में पाई जाने वाली जो मृदा है वो पर्वतीय मृदा है। यहाँ मृदा निर्माण में जलवायु के साथ उस पर्वत की ढाल का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ये एक और फैक्टर है कि ढाल। पर्वतीय मृदाओं में वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में तो वनस्पति पर्याप्त मिलती है, पर ढाल के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में स्थायी मृदा कभी नहीं बन पाती, क्योंकि वर्षा के समय वो मृदा की जो परत है ऊपरी बह के नीचे चली जाती है। यह एकटिबंधीय मृदा है और हमेशा पतली परत के रूप में मिलती है, जो कैसी होती है, अपरिपक्व होती है और पथरीली होती है। यहाँ पे कोई स्पष्ट मृदा की परिच्छेदिका हमको देखने को नहीं मिलती। यह मृदा पर्वतीय ढालों से बहने के बाद वादियों में जाके जमा हो जाती है, तो यही पर्वतीय मृदा वादियों में उपजाऊ होती है। इसके अलावा एशिया की मृदाओं की हम चर्चा करें तो इन मृदाओं के अतिरिक्त यहाँ पे लोयस की मृदा चाइना के अंदर है और वॉल्केनिक जो सॉइल है, ज्वालामुखी की मृदा है, वो इंडोनेशिया और जापान के अंतर्गत है। लोयस किसे कहते हैं? तो लोयस एक सामान्य क्वेश्चन है और भूगोल में इसका जिक्र होता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा गया है। यह वायु या पवन के द्वारा उड़ाई गई मरुस्थलीय धूल का आवरण है, जो स्पेशली उत्तरी पश्चिमी चीन के पठारी भाग में मिलता है। ये इसको उत्तरी पश्चिमी चीन के साथ इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वहाँ के एरिया के लिए, लोयस। सिंचाई के बाद, जैसे कि हमने राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की बात की कि सिंचाई के बाद वो भी उपजाऊ है, तो लोयस की मृदा भी सिंचाई के बाद उपजाऊ है। जबकि जावा, इंडोनेशिया का जावा और जापान के अंदर ज्वालामुखी से जो राख निकली है उसका जहाँ जमाव हुआ है वह मृदा ज्वालामुखी मृदा के नाम से जानी जाती है। यह अत्यधिक उर्वर होती है। ये बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बनती हैं। ये एशिया के मृदा संसाधन हैं। हमने अभी तक एशिया की धरातलीय स्वरूप, उसका ड्रेनेज सिस्टम अर्थात अववाह तंत्र, फिर एशिया की क्लाइमेट, उसकी प्राकृतिक वनस्पति और मृदा संसाधनों का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम
मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ एशिया, अर्थात एशिया के अंदर खनिज और शक्ति संसाधनों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको एक असाइनमेंट हमने पहले कर लिया है, आपको उनके उत्तर देने हैं। दूसरा असाइनमेंट आपको जल्द ही मिलेगा, उनके उत्तर भी आपको देने हैं। धन्यवाद।